हेलो स्टूडेंट्स, मैं ए.के. ओझा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के फिजिक्स क्लास में। आज के एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3 में हम लोग मुख्य रूप से बोर्स एटॉमिक मॉडल पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में जाना था और ये देखा था कि रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर अल्फा कणों के प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों के आधार पर एक परमाणु मॉडल दिया, जिसमें पहली बार परमाणु के अंदर धन आवेशित नाभिक की कल्पना की गई। बहुत ख्याति मिली इस मॉडल को, लेकिन इस सिद्धांत के इस मॉडल के आने के 2 साल बाद रदरफोर्ड के ही एक स्टूडेंट नील्स बोर ने सन 1913 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कुछ कमियों के तरफ ध्यान आकृष्ट कराया और ये बताया कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रिंसिपल, विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड कोई अपोजिट चार्ज सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ electromagnetic radiation, if any charged particle revolving around opposite charge, then its energy decrease. यदि कोई आवेशित कण किसी विपरीत आवेश की परिक्रमा करता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण का सिद्धांत। अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल याद होगा आप लोगों को। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अनुसार परमाणु का आकार लगभग गोलाकार होता है, इसका अधिकांश भाग खाली होता है, इसके मध्य में एक धन आवेशित ठोस होता है जिसे परमाणु का नाभिक बताया था रदरफोर्ड साहब ने, नाभिक कहते हैं। और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन कण इस नाभिक के बाहर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हुए नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं। सन 1913 में रदरफोर्ड साहब के सबसे अच्छे स्टूडेंट नील्स बोर ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये बताया कि चूंकि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनी चार्ज पार्टिकल मूविंग अराउंड अपोजिट चार्ज देन इट्स एनर्जी डिक्रीज। यदि कोई आवेशित कण किसी विपरीत आवेश की परिक्रमा करेगा तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार धन आवेशित नाभिक की परिक्रमा भी यदि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन करता है तो जरूर इसकी ऊर्जा में कमी आनी चाहिए, और यदि परिक्रमण गति करते हुए इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आती है तो ऊर्जा का काम क्या है भाई? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू वर्क डन। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा करते हैं, इसकी एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो इसका वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज होगा, काम करने की क्षमता इसकी कम होगी, और जब काम करने की क्षमता होगी तो इसका ये सर्कुलर पाथ धीरे 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 शॉर्ट होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और छोटा होते 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 एक ऐसा भी समय आ सकता है जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जंप कर जाए।
परमाणु का अस्तित्व कब तक है? जब तक उसके नाभिक के बाहर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में रहकर उसके इलेक्ट्रॉन परिक्रमण गति करते हैं। अब यदि किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाए विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के अनुसार, तो फिर परमाणु अस्तित्व विहीन हो जाएगा। और जिस ब्रह्मांड का निर्माण परमाणुओं से मिलकर के हुआ है, याद होगा आप लोगों को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एवरी सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स मेकिंग विथ सिमिलर टाइप ऑफ टिनी पार्टिकल्स नेम्ड एज एटम। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम लोग एटम या परमाणु कहते हैं। और रदरफोर्ड साहब ने बताया कि उसी परमाणु के धन आवेशित नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन कण परिक्रमण गति करते रहते हैं। और विद्युत चुंबकीय विकिरण का सिद्धांत कहता है कि यदि धन आवेशित नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन कण परिक्रमण गति करेगा तो इसकी ऊर्जा में लगातार कमी आती जाएगी और इस सर्कुलर पाथ पर गति ना करते हुए अब ये इस तरह के शॉर्ट होते हुए पाथ पर गति करेगा और धीरे धीरे इसका परिक्रमण पथ छोटा होते होते एक ऐसा भी समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में जंप कर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। और जिस दिन इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा उस दिन परमाणु अस्तित्व विहीन हो जाएगा, क्योंकि परमाणुओं से ही सारी वस्तुओं और वस्तुओं से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इसलिए परमाणु के अस्तित्व विहीन होते ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड का सत्यानाश हो जाएगा, ब्रह्मांड अस्तित्व विहीन हो जाएगा। लेकिन चूंकि यह संभव नहीं है, करोड़ों अरबों वर्षों से ये नहीं देखा गया कि ब्रह्मांड अस्तित्व विहीन हो जाए, इसका मतलब है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कहीं न कहीं कोई चूक हुई है। इस चूक को बताने के बाद एक दो और कमियां निकाली गई, जैसे रदरफोर्ड साहब ने ये तो बताया कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन कण रह करके उस नाभिक के चारों ओर परिक्रमण गति करते हैं। लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया अपने सिद्धांत में कि नाभिक के बाहर जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं उनकी नाभिक से निश्चित दूरी क्या होती है, अर्थात नाभिक से पहली कक्षा कितनी दूरी पर होगी, नाभिक से दूसरी कक्षा कितनी दूरी पर होगी, नाभिक से थर्ड ऑर्बिट कितनी दूरी पर होगा। नाभिक से विभिन्न कक्षाओं की निश्चित दूरी का पता रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से नहीं निकाला जा सकता। ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक है, उसकी कमी। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो कुछ भी बताया गया उसमें यह कहीं नहीं स्पष्ट होता कि ये जो विभिन्न वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन पर परिक्रमण करते हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की निश्चित संख्या क्या होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी भी कक्षा में जाकर के घूमना शुरू कर देता है अथवा किसी निश्चित संख्या के अनुसार हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। मतलब नाभिक के पास वाली कक्षा में भी कुछ निश्चित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाद वाली कक्षा में, उसके बाद वाली कक्षा में, हर कक्षा में निश्चित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है या फिर अपने हिसाब से वो वितरित होते हैं। कोई निश्चित संख्या का पता रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से नहीं लगाया जा सकता। इन्हीं मुख्यतः 3 कमियों को लेकर के नील्स बोर साहब ने सन 1913 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक नया एटॉमिक मॉडल दिया जो पूरे दुनिया में बहुत फेमस हुआ, उसे ख्याति मिली और इस मॉडल के लिए नील्स बोर को नोबेल प्राइज से भी पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया। नील्स बोर साहब ने अपने गुरुजी
रदरफोर्ड के सिद्धांत में जो भी बताया गया था उसको गलत करार कहीं नहीं दिया। ये कहना गलत होगा कि नील्स बोर साहब ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को गलत कर दिया। उन्होंने गलत नहीं किया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को आगे बढ़ाया। जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहता है कि एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप, परमाणु आकार में गोलाकार होते हैं। रदरफोर्ड साहब का भी कहना था, नील्स बोर का भी कहना था। इसका अधिकांश भाग खाली होता है। इसके मध्य में एक धन आवेशित ठोस होता है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन कण इस नाभिक के बाहर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हुए नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं। जितनी बातें यहाँ तक रदरफोर्ड साहब ने कही सबको एक्सेप्ट किया नील्स बोर ने अपने बोर एटॉमिक मॉडल में, और इसके बाद उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और बताया कि ये परिक्रमण गति करते हुए इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब परिक्रमण गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आती है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अंदर वाली कक्षा में प्रवेश करते हैं और यहाँ से ऊर्जा प्राप्त करके पुनः पहले वाली कक्षा में लौट जाते हैं। फिर बाहर जाने में ऊर्जा की कमी होती है, फिर अंदर आते हैं इनकी ऊर्जा फिर बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, फिर बाहर की कक्षा में आते हैं, फिर अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर। मतलब किसी भी परमाणु के नाभिक के बाहर परिक्रमण गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की कक्षा हमेशा समान नहीं रहती, वो अपनी कक्षा को थोड़े थोड़े समय के बाद परिवर्तित करते रहते हैं। एक बार और देखें, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु का आकार गोलाकार होता है, इसका अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु के मध्य में एक धन आवेशित ठोस होता है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन कण इस नाभिक के बाहर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हुए नाभिक की परिक्रमा करते हैं। इतनी बातें रदरफोर्ड साहब ने भी बताई। इसको आगे बढ़ाया नील्स बोर ने और बताया कि जब परिक्रमण गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कमी आती है तो वे अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए इनर ऑर्बिट में आते हैं, अंदर वाली कक्षा में प्रवेश करते हैं और ऊर्जा गेन करके, एनर्जी गेन करके फिर से पहले वाली कक्षा में मतलब बाहरी वाली कक्षा में लौट जाते हैं। फिर ऊर्जा कम होती है, फिर अंदर आते हैं, फिर बाहर, फिर अंदर बाहर करते रहते हैं। ये हमेशा एक ही कक्षा में रह करके नाभिक की परिक्रमा नहीं करते। आगे बताया, जब परिक्रमण गति करता हुआ कोई इलेक्ट्रॉन अपनी खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किसी बाहर वाली कक्षा से अंदर वाली कक्षा में, आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करता है, प्रवेश करता है, तो उससे छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में तरंग गति करती हुई ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे क्वांटम या फोटॉन ऊर्जा कहा जाता है। एक क्वांटम ये हो गया, एक क्वांटम ये हो गया, एक क्वांटम और क्वांटमों के समूह को क्वांटा कहते हैं। क्वांटमों के समूह को क्वांटा। परिक्रमण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन जब अपनी खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किसी बाहर वाली कक्षा से अंदर वाली कक्षा में प्रवेश करता है तो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में तरंग गति करती हुई ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे क्वांटम या फोटॉन एनर्जी कहते हैं। क्वांटमों के समूह को क्वांटा।
यही इलेक्ट्रॉन जब अंदर वाली कक्षा से पुनः बाहर वाली कक्षा में बैक होता है, वापस जाता है, तो अंदर आते समय जितनी ऊर्जा उसने उत्सर्जित की थी उतनी ऊर्जा का वो पुनः वातावरण से अवशोषण करता है। फिर अंदर आता है, फिर उससे ऊर्जा उत्सर्जित होती है, फिर बाहर जाता है, फिर ऊर्जा का अवशोषण होता है, फिर अंदर आता है अंदर वाली कक्षा में तो वो क्वांटम एनर्जी रिलीज करता है, फिर अंदर वाली कक्षा से जब बाहर वाली कक्षा में जाता है तो क्वांटम एनर्जी को गेन। जाहिर है जब एनर्जी रिलीज या गेन होगी इलेक्ट्रॉन के द्वारा तो इस कक्षा में इसकी ऊर्जा का मान कुछ और होगा और इस कक्षा में इसकी ऊर्जा का मान कुछ और होगा। तो निल्स बोर साहब ने बताया कि किसी भी परिक्रमण गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के कक्षा परिवर्तन के कारण उसके ऊर्जा में हुए परिवर्तन डेल्टा ई का मान h न्यू के बराबर होता है, जहां h प्लांक नियतांक और न्यू फोटॉन की आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को प्रदर्शित करता है। क्या बताया? परमाणु का आकार गोलाकार होता है, इसका अधिकांश भाग खाली होता है, इसके मध्य में एक धन आवेशित ठोस होता है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन कण नाभिक के बाहर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हुए नाभिक की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमण गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में जब कमी आती है तो ये अपनी खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अंदर वाली कक्षा में आते हैं और ऊर्जा प्राप्त करके पुनः बाहर वाली कक्षा में लौट जाते हैं। जब परिक्रमण गति करते हुए इलेक्ट्रॉन बाहर वाली कक्षा से अंदर वाली कक्षा में प्रवेश करते हैं तो इनसे छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में वेव मोशन करती हुई, तरंग गति करती हुई एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे क्वांटम या फोटॉन ऊर्जा कहा जाता है और इन क्वांटमों के समूह को क्वांटा कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन जब अंदर वाली कक्षा से बाहर वाली कक्षा में जाते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। कक्षा परिवर्तन के कारण इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा में हुए परिवर्तन का मान डेल्टा ई बराबर h न्यू के बराबर होता है, जहां h प्लांक कांस्टेंट और न्यू इलेक्ट्रॉन फोटॉन की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। सवाल उठा कि भैया आप बता रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में रह करके जो नाभिक की परिक्रमा करते हैं वो हमेशा एक ही कक्षा में नहीं रहते, अपनी कक्षा बदलते रहते हैं, कभी किसी कक्षा में कभी किसी कक्षा में, बाहर वाली कक्षा से अंदर वाली कक्षा में आते हैं, अंदर वाली कक्षा से बाहर वाली कक्षा। ये कैसे पता चले कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्बिट में है तो इस थर्ड ऑर्बिट में कितने समय तक रहेगा? थर्ड ऑर्बिट को छोड़ करके ये मान लीजिए सेकेंड ऑर्बिट में आया तो सेकेंड ऑर्बिट में कितने समय तक रह करके फिर थर्ड ऑर्बिट में लौटेगा? मतलब किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में, किसी खास कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने समय तक रहेगा, ये प्रश्न उठना शुरू हुआ जब ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को परिवर्तित करते रहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए बोर साहब ने बताया कि कोई भी परिक्रमण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन केवल उतने ही समय तक, कितने समय तक? तो केवल उतने ही समय तक किसी अस्थायी कक्षा में रहकर इस नाभिक की परिक्रमा कर सकता है जब तक उसके कोणीय संवेग mvr का मान nh/2π के बराबर हो। इस परिक्रमण गति करते हुए इलेक्ट्रॉन कण के कोणीय संवेग mvr का मान जब तक nh/2π के बराबर रहेगा तब तक वो कक्षा परिवर्तन नहीं करेगा, और जैसे ही mvr का मान nh/2π से कम अथवा ज्यादा हो जाएगा ये अपने
कक्षा को परिवर्तित करेगा ताकि उस वैल्यू को फिर से इसके बराबर कर सके। अब ये डिबेट का अलग विषय है कि कोणीय संवेग, सपोज कीजिए किसी इलेक्ट्रॉन का mvr nh/2π के बराबर है। वो इलेक्ट्रॉन किसी अस्थायी कक्षा, मान लीजिए दूसरी कक्षा या तीसरी कक्षा में रह करके परिक्रमण गति कर रहा है, दूसरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन है और किसी खास समय पर उसके कोणीय संवेग mvr का मान nh/2π के बराबर। अब 2π के बराबर है तो ये कक्षा परिवर्तन तो करेगा नहीं, इसी दूसरी कक्षा में रह करके परिक्रमण करेगा। तो अचानक इसके अंदर ऐसा क्या होगा कि इस mvr का मान अब nh/2π के बराबर जो पहले था अब नहीं रह जाएगा और उसी को फिर से इक्वल करने के लिए इसे अपना ऑर्बिट चेंज करना पड़ेगा। इस पर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक ये देखें, आगे बताया उन्होंने इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग नाभिक से विभिन्न कक्षाओं की दूरी निकालेंगे, या ऐसे कहें कि एटम की त्रिज्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे एटम का, परमाणु की त्रिज्या निकालेंगे कितनी होगी, या ये कहें कि नाभिक से पहली कक्षा कितनी दूरी पर होती है, नाभिक से दूसरी कक्षा कितनी दूरी पर होगी, नाभिक से तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा कितनी दूरी पर होती है। इसका पता हम लोग इस इक्वेशन का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं और निकालेंगे आगे वाली क्लासों में। इसलिए सारे क्लासों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक क्लास मिस हो गई फिर आगे वाली क्लास, आगे का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। mvr में m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v परिक्रमण गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग, r नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, n परमाणु संख्या, कक्षा की संख्या, h प्लांक नियतांक और 2π नंबर को सूचित करता है। अब एक प्रॉब्लम रह गई कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में यह पता नहीं चल पा रहा था कि किसी परमाणु के नाभिक के बाहर जब विभिन्न कक्षाएं होती हैं तो कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है। बोर साहब ने बताया कि किसी भी परमाणु के नाभिक के बाहर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के बराबर होती है, जहां n कक्षा की संख्या को सूचित करता है। जैसे ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। कोई पूछता है फर्स्ट ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n = 1, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 × 1² = 2। दूसरी कक्षा के लिए n = 2, देन टोटल नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर सेकेंड ऑर्बिट इज 2 × 2² = 2 × 2 = 4 × 2 = 8। सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट के लिए n = 3, देन टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट is 2 × 3², square of 3 is 9, 9 × 2 is 18। Similarly, fourth orbit के लिए n = 4, then maximum number of electrons for fourth orbit is 2 × 4², square of 4 is 16, 16 × 2 is = 32। इस तरह से इस फार्मूले का यूज करके हम लोग किसी भी परमाणु के नाभिक के बाहर किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समरी देख लें बोर्स एटॉमिक मॉडल का। निल्स बोर ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो कमियां रह गई थी
उन कमियों को दूर करते हुए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर क्वांटम सिद्धांत का सहयोग लेकर के एक नया एटॉमिक मॉडल दिया, जिसे बोर एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये बोर एटॉमिक मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, इससे विज्ञान जगत को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और इस काम के लिए बोर साहब को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया। बोर एटॉमिक मॉडल के अनुसार परमाणु का आकार गोलाकार होता है, इसका अधिकांश भाग खाली होता है, इसके मध्य में एक धन आवेशित ठोस होता है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन कण इस नाभिक के बाहर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हुए नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं। किसी भी नाभिक के बाहर किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है, जहां n कक्षा की संख्या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, सूचित करता है। परिक्रमण गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में जब कमी आती है तो वो अपनी खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अंदर वाली कक्षा में प्रवेश करता है और पुनः ऊर्जा प्राप्त करके बाहर वाली कक्षा में लौट जाता है। जब परिक्रमण गति करता हुआ कोई इलेक्ट्रॉन किसी बाहर वाली कक्षा से अंदर वाली कक्षा में प्रवेश करता है तो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में तरंग गति करती हुई ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे क्वांटम या फोटॉन एनर्जी कहते हैं, और क्वांटमों के समूह को क्वांटा के नाम से जाना जाता है। यही इलेक्ट्रॉन जब अंदर वाली कक्षा से बाहर वाली कक्षा में रिटर्न होता है तो वो ऊर्जा को अवशोषित करता है, एनर्जी गेन करता है, और इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर अंदर अपनी कक्षाओं को परिवर्तित करते हुए नाभिक की परिक्रमा करता है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही कक्षा में नहीं रहता, वो लगातार अपनी कक्षा को परिवर्तित करता है। कक्षा परिवर्तन के कारण इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में हुए परिवर्तन का मान डेल्टा ई इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी की वैल्यू E3 है, सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी का वैल्यू E2 है, तो थर्ड से सेकेंड ऑर्बिट में आने में एनर्जी चेंज क्या हुआ भाई, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू E3 माइनस E2 इज इक्वल टू जो भी हो उसकी वैल्यू h न्यू के बराबर। कक्षा परिवर्तन के कारण इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा में हुए परिवर्तन का मान h न्यू के बराबर होता है, जहां h प्लांक नियतांक और न्यू क्वांटम या प्रोटॉन की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के चारों ओर केवल उतने समय तक ही रहकर परिक्रमण गति कर सकता है जब तक उसके कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम mvr की वैल्यू nh/2π के बराबर होती है, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान विवेग और नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी n कक्षा की संख्या h प्लांक नियतांक को सूचित करता है। जैसे ही mvr nh/2π के बराबर नहीं होती, दोनों की वैल्यू में अंतर होता है, वो इलेक्ट्रॉन फिर इस वैल्यू को इक्वल करने के लिए अपना ऑर्बिट चेंज करता है। अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि ये परिक्रमण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा परिवर्तित क्यों करता है। जाहिर है बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ने के बाद इतना तो समझ में आ गया कि इसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए अपनी कक्षा परिवर्तित करता है। हमें जब भूख लगती है तो हम कहाँ जाते हैं भाई, तो किचन की तरफ जाते हैं। किसी को भूख लगती है तो बाथरूम में नहीं जाता, वो सड़क पे नहीं जाता, वो छत पे नहीं जाता, हमेशा भूख लगने पर हम किचन के पास जाते हैं। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम होती है तो अंदर वाली कक्षा में जाता है। इतना सोचने के लिए हमारी तरह इसके पास दिमाग नहीं है। तो कैसे जाता है, तो हमने पढ़ा है
कि इस सर्कुलर पाथ के ऊपर जब थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक ये अपना ऑर्बिट चेंज नहीं कर सकता, मतलब अपने पाथ को छोड़ नहीं सकता। इसके पाथ को छोड़ने के लिए इसको इसके पहले से जो पाथ निर्धारित है जिस पर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है उस रास्ते से हटाने के लिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगना चाहिए। उस फोर्स पर चर्चा करेंगे। क्या कारण है कि यहाँ आने पर ऊर्जा कम हो जाती है, क्या कारण है कि यहाँ आने पर ऊर्जा की वैल्यू बढ़ जाती है, एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ रहकर गति कर रहा है, mvr की वैल्यू NH/2π के बराबर है, तो फिर यहाँ आने पर ये वैल्यू बराबर क्यों नहीं रह जाती, इस पर चर्चा करेंगे अगले क्लास में। बहुत समझ करके एक एक बात के ऊपर, एक एक पॉइंट के ऊपर डिबेट करें, दिमाग लगाएं, समय दें और तब समझें तो साइंस को पढ़ने का मतलब ही कुछ और हो जाएगा। फिर हमारे मस्तिष्क के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा पढ़ाई का। पढ़ाई को एंजॉय करेंगे हम, और जब एंजॉय करेंगे तो धीरे धीरे हमारा अट्रैक्शन सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ता जाएगा, और जब अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो फिर वो सब्जेक्ट हमारे लिए इतना अच्छा हो जाएगा कि उसमें दूसरा कोई हमारे सामने टिकने वाला नहीं होगा। इसलिए हम एंजॉय करें पढ़ाई को, किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को, इसको बोझ बना करके ना, जितने देर तक मन करे, अच्छा लगे, आनंद आए टॉपिक पर डिस्कस करने में, टॉपिक को देखने में, सुनने में, पढ़ने में, उतने समय तक ही आप टॉपिक के साथ रहें। जब दिमाग इधर उधर भटकने लगे तो थोड़े 5 मिनट रेस्ट ले लें, फिर वापस आए। जबरदस्ती पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। धीरे 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 इंजॉय करते करते मन जब लगने लगेगा, जब टॉपिक समझ में आने लगेगा तो मन लगने लगेगा, और जब मन लगने लगेगा तो फिर आप चाह करके भी अपने विषय से अलग नहीं हो पाएंगे। जैसे चाह करके भी पिक्चर से अलग आप नहीं हो पाते, उसी तरह से एक बार आपका मन लग गया इसके साथ तो आप चाह करके भी, हमारा दावा है कि फिजिक्स से अलग नहीं हो पाएंगे। इसलिए फिजिक्स के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। छोटे छोटे टॉपिक को कई बार देखें, कई बार सुनें, कई बार पढ़ें और फिर अभ्यास करें। एक बार बात दिमाग में आने लगी, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा फिर आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। आपको फिजिक्स खींच करके क्लासरूम और बुक्स, नोटबुक्स के आसपास लेकर के आएगा। आप न चाहते हुए भी पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर आप हो जाएंगे। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं जाएगी, ये दिमाग काम करना शुरू कर। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, और जरूर रहिएगा आप साथ, क्योंकि अगले क्लास में हम इस इक्वेशन का यूज करके रेडियस और वेलोसिटी, नाभिक से कितनी दूरी पर ये इलेक्ट्रॉन रह के घूम रहा है और किस वेग से गति कर रहा है, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जरूर 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 अपने बच्चों के पास, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के पास, सबके पास शेयर करें। धन्यवाद।